नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश कल की तैयारी, जो कि मार्केट पर आज के हिसाब से आपकी विशेष तैयारी हम करवाते हैं। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये शो आप दर्शकों का शो है, क्योंकि इस शो का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप दर्शकों के सवाल और उन पर एक्सपर्ट्स की भरोसेमंद सलाह से जुड़ा हुआ होता है। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं जो आपको देते हैं काफी भरोसेमंद सलाह, और इसके साथ ही होती है और भी बातें जिनमें कमाई का वीआईपी सेगमेंट होता है। इसके अलावा कई सेक्टर्स पर हम स्पेसिफिक राय लेते हैं। लेकिन आज हम जो शुरुआत करेंगे खबरों की, उन सबसे पहले आपको बता दें कि अपने सवाल आपको हम तक किस तरह से पहुंचाना है। तो आपको अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए हम तक पहुंचाने हैं, और इसके साथ ही आप के स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। और जब सवाल भेज रहे हो तो अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पेजेस पर जाइए, ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज हमारा लाइक कीजिए और #KKT स्पेस अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। और यहां भी अपना और अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे। और चलिए, आज के शो में हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगी शर्मिला जोशी और आदित्य अरोड़ा, जो कि आपको खास राय देंगे। और चलिए, बुलेटिन की शुरुआत बाजार में दिख रही शानदार तेजी की खबर से करेंगे। निफ्टी में आज दिन के निचले स्तर से 160 पॉइंट की रिकवरी हुई और ये 4 महीने पहले के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी के 50 में से 35 शेयरों में तेजी देखने को मिली। बजाज फाइनेंस और अडानी एंटरप्राइजेज में आज सबसे ज्यादा तेजी नजर आई। बाजार में हुए पूरे एक्शन की डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। बिल्कुल, आज देखिए, आज सुबह एक आपको सेशन हल्के दबाव के साथ जरूर देखा, लेकिन बाजार ने एक वॉलेटाइल कुछ समय के लिए ज़रूर एक रेंज में रहा, लेकिन उसके बाद रिकवरी मोड में आया बाजार और क्लियरली ग्लोबल हेडविंड्स थे, जो ग्लोबल वीकनेस थी उसे शेड ऑफ किया और एक रेजिलेंट मूव पूरे दिन इंडियन मार्केट से दिखाई। 18,250 एक बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पर भी देखा जा रहा था और उससे क्लियरली ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करके बाजार तेजी के साथ बंद होते हुए गया। अब एक्सपर्ट्स यहाँ से ऊपर की तरफ 18,400 की बात भी कर रहे हैं। इनफैक्ट आप डेरिवेटिव डेटा को देखें, 18,200, 18,300 सारी कॉल्स में बाइंग हुई है और नीचे की 18,000, 18,100 की पुट में राइटिंग हुई है। यानी आप बेस बना चुके हैं 18,000, 18,100 के ऊपर और बाजार अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन देख रहा है। और वो भी उस दिन जिस दिन एक क्रूशियल मूव था, फेड के इवेंट का आउटकम आया था। ग्लोबल मार्केट्स शेकन अप थी, फिर भी इंडियन मार्केट्स की मूव स्ट्रॉन्ग थी। आज गेनर्स कौन से थे और रिजल्ट्स बेसिस मूव आपको क्लियरली बैंक्स, फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, काउंटर और एनबीएफसी स्पेस में दिखाई दे रही है। निफ्टी के गेनर्स की आप बात करें तो पहला स्टॉक जो पहले 5 गेनर्स थे उसमें अडानी एंटरप्राइज के लास्ट आवर में नंबर आए थे, वहां से स्ट्रॉन्ग मूव थी। फाइनेंस काउंटर्स में आप चाहे बजाज फाइनेंस की बात करें, व्हीकल फाइनेंसेस की बात करें, आप हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, मिड कैप फाइनेंसेस की बात करें, माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स की बात करें, सब में अच्छी खासी मूव देखने को मिल रही है। एचडीएफसी के भी नंबर आज आए थे और वहां पर भी अच्छी मूव थी। निफ्टी को इन सारे स्टॉक्स ने ऊपर लाया और बड़ा पुलर जो बैंक निफ्टी के लिए रहा, बैंक्स का कंट्रीब्यूशन तो है ही, लेकिन हेवी लिफ्टिंग एचडीएफसी काउंटर्स ने की, एचडीएफसी बैंक ने की, जो टॉप गेनर भी था निफ्टी में। लूजर्स की अगर आप बात करें तो क्योंकि बाजार आज बाजार आज बिल्कुल भी डिफेंसिव मोड में नहीं था, तो वो काउंटर्स जो पीछे के दिनों में चल चुके हैं उनमें आज कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक होते हुए दिखे। यूपीएल जैसे काउंटर, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स, इनफैक्ट नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर के नंबर्स आए। नंबर्स से डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ आपको फिर से 1% के करीब और रूरल सेंटिमेंट फिर से वीक दिखाई दिए। सो ये कुछ लूजर्स थे। मिड कैप स्पेस में एबीबी जैसे काउंटर्स जहां अच्छे नंबर्स आए, कमेंट्री पहले ही एबीबी के पेरेंट कंपनी ने दे दी थी इंडियन एक्टिविटीज़ के लिए। एबीबी में भी आज अच्छे खासे ट्रेडिंग गेंस मिले और उसके अलावा फाइनेंस काउंटर्स स्ट्रॉन्ग थे। मिड कैप लूजर्स में आप बात करें तो भारत फोर्ज जैसे काउंटर, आपको याद होगा क्लास 8 ट्रक की अप्रैल की सेल्स इंपैक्ट हुई है, वो एक रीज़न रहा। और टाटा केमिकल जैसे स्टॉक जहां नंबर्स वीक रहे, तो नंबर्स का तो इम्पैक्ट क्लियरली आपको बाजार पे दिख रहा है। स्पेसेस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहे हैं, जो बैंक्स के हैं, फाइनेंस के हैं, माइक्रो फाइनेंस के हैं, एनबीएफसी हैं। और ओवरऑल आज बाजार पर जो एक रेजिस्टेंस था ऊपर 18,250 का, वो भी आप ऊपर
ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग सेशन दिखा, मूव्स सेकेंड हाफ में बढ़ी और लास्ट आवर में तो बढ़ के ऊपर मिड कैप और स्मॉल कैप ऑलरेडी इंटरडे हाई पे रोज एक नए इंटरडे हाइज बना रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग सेशन दिखाई दिया और सारे सेक्टर्स से बड़ी कंट्रीब्यूशन आई। नैस्डैक फ्यूचर्स भी आप देखें तो हरे निशान में है और आईटी काउंटर्स में भी आपको एक रीबाउंड ट्रेड्स दिख रहे हैं। तो प्रियंका ने आपको बताया आज के मार्केट का पूरा मूड, कहाँ कहाँ एक्शन रहा और आज के हीरो जो उभर कर सामने आए मार्केट में आज, जिन्होंने सबसे शानदार परफॉर्म किया, वो आप एक बार निगाह डाल लीजिए। तो आज के हीरो रहे न्यू इंडिया एश्योरेंस, जो कि 15% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार आज यहां पर करता नजर आया। टाटा टेली में अगर हम देखें तो यहां भी लगभग 10% तक की तेजी नजर आई। बात करें बीएमएल की तो यहां भी लगभग 9.5% के करीब कारोबार होता नजर आया और आईवन एक्सचेंज में भी 8% से ज्यादा की तेजी नजर आई। अब उन पर निगाह डालते हैं जिन्होंने अपना 52 वीक का हाई छुआ। तो 52 वीक का हाई पे रहे आज एबीबी, जो कि 5.5% के ऊपर ट्रेड करता नजर आया। अपोलो टायर्स जो कि 1.25% के करीब यहां पर तेजी दिखी। अपार इंडस्ट्रीज लगभग आधे % से थोड़ा कम यहां पर जो है वो कारोबार होता दिखा। और इसके अलावा चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट में भी आज 52 वीक हाई बनाया। और चलिए रुक करते हैं अपने खास एक्सपर्ट का, जिनकी ओर हम जाएंगे और जिनसे मार्केट के मूड को हम समझने की कोशिश करेंगे। आदित्य अरोड़ा और शर्मिला जी हमारे साथ दोनों जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले शर्मिला जी, मार्केट जो है वो पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत दे रहा है, जबकि फेड की कमेंट्री पे भी नज़र थी और वहाँ से भी जो था वो क्यूज ऐसे थे कि कुछ ना कुछ प्रेशर दिख सकता था। फिर भी यहाँ से कैसे देख रही हैं मार्केट को आगे? तो आई थिंक थोड़े हफ्तों से ये उम्मीद थी कि मार्केट इस लेवल तक जाएगा और उस उम्मीद पर मार्केट खरा उतरा है। लेकिन आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि फेड का जिस तरह का एक प्राइस हाइक आया, इंटरेस्ट रेट हाइक आया, तो वो मार्केट ने एक्सपेक्ट तो जरूर किया था, लेकिन उसके साथ जो कमेंट्री थी वो शायद मार्केट को पसंद आई, क्योंकि उन्होंने क्लियरली ये इंडिकेट किया कि आगे चलकर वो डेटा पॉइंट्स पर नजर रखेंगे और उसके बाद ही रेट हाइक करने की सोचेंगे। तो आई थिंक मार्केट इज रीडिंग कि शायद अब फेड को भी ये लगने लगा है कि इंटरेस्ट हाइक का सिलसिला एक स्लो होना चाहिए या रुकना चाहिए या पॉज होना चाहिए। तो आई थिंक मार्केट्स ने भी उसका इंटरप्रिटेशन उस तरह से किया। बट आई थिंक रिगार्डलेस अपने मार्केट्स अपनी एक ट्रेजेक्टरी बना रहे थे और जैसे ही ये नया फाइनेंशियल साल शुरू हुआ है, मार्च का महीना काफी खराब था, बट आई थिंक कम अप्रैल हमने देखा है कि मार्केट्स ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। और उसके साथ साथ पहले जिस तरह से था कि मार्केट ऊपर जाता था तो सेलर्स ज्यादा आते थे, तो अब वो रिवर्स हुआ है और मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे हर लेवल पर थोड़ी बाइंग देख रहे हैं और वो मार्केट जो बाइंग है वो मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी आ रही है। तो आई थिंक मार्केट्स आर नाइसली पॉइज्ड। सिर्फ दिक्कत आई थिंक क्वार्टर जो अर्निंग्स है, क्योंकि ये पूरे साल के भी अर्निंग्स है और वहां पर शायद पिक्चर थोड़ा इट्स नॉट डिसअपॉइंटिंग बट इट्स अ लिटिल सॉफ्ट इज व्हाट आई वुड से। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर आपको थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहना पड़ेगा और आपको सेक्टर्स भी थोड़े पिक एंड चूज करने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये खास राय शर्मिला जी की ओर से आती हुई। आदित्य, आपका रुख करेंगे, आप कहाँ नजर रखी जाए, यहाँ से मार्केट को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? देखिए, अभी जो बाजार का जो माहौल बना हुआ है, जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं, तो काफी बुलिश पिक्चर बाजार पोर्ट्रे कर रहा है। आप लीडरशिप देखें तो बैंकिंग से आ रही है। आज एचडीएफसी बैंक में स्ट्रांग मूव देखने को मिला, नए हाई देखने को मिले। इतने साल के काफी महीनों का कंसोलिडेशन हो गया, काफी महीनों से प्राइस नए हाई नहीं छू पा रहा था, पर आज नए हाई छू पाया है। तो और इंडेक्स में भी काफी हैवी वेट है एचडीएफसी ग्रुप। आपको नई लीडरशिप कैपिटल गुड्स में से भी देखने को मिल रही है। आपने अभी बताया शो में एबीबी आज 5% बड़ा स्ट्रॉन्ग कमेंट्री सुनने को मिली मैनेजमेंट से। एलएनटी भी अच्छा कर रहा है, जो निफ्टी को अच्छा लिफ्ट कर रहा है। तो एक तरफ आपको आईटी में लगार्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे अर्निंग्स वीक देखने को मिल रही है।
पर दूसरी साइड नई लीडरशिप उभर के आ रही है कैपिटल गुड्स की साइड से, बैंकिंग की साइड से, आईटीसी की साइड से। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी काफी बैलेंस्ड है और पॉजिटिव तरीके से बैलेंस्ड है। आपको इवन लार्ज कैप्स में भी बाइंग देखने को मिल रही है, स्मॉल कैप्स में भी देखने को मिल रही है, ब्रॉडर मार्केट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, काफी अच्छी बात है। एंड एफआईएस का भी सपोर्ट मिल रहा है, डीआईएस का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो चार्ट वाइज एंड मैक्रो व्यू के हिसाब से बाजार काफी तेजी के माहौल में लग रहा है, और ऐसा लगता है मई का नेगेटिव सीजनैलिटी फैक्टर को हटा दे तो ओवरऑल बाजार लगता है यहाँ से बहुत बारूद है ऊपर जाने का। तो मैं जो सेक्टर्स देख रहा हूँ वो कैपिटल गुड्स सेक्टर को देख रहा हूँ और बैंकिंग को देख रहा हूँ। तो जिन सेक्टर्स पर आदित्य ने निगाह बनाई है वो कैपिटल गुड्स और बैंकिंग को लेकर है। पीएसयू बैंक को लेकर लगातार जो है वो पॉजिटिव रुख नज़र ही आया है तमाम एक्सपर्ट्स का। चलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये शो दरअसल आप दर्शकों का शो है और दर्शकों के सवालों का सिलसिला अब हम शुरू करते हैं। नरेश हैं बिजनौर से और इनका सवाल है टाटा एलेक्सी के 80 शेयर इनके पास हैं, 8,200 के लेवल पर इन्होंने लिए हैं, अगले 6 महीनों के लिए नजरिया चाहते हैं। शर्मिला जी जरा बताएं क्या करना चाहिए टाटा एलेक्सी में। वेरी ऑनेस्ट लगता है कि 6 महीना काफी कम रहेगा इस स्टॉक के लिए, दो वजह से। एक तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लार्ज कैप आईटी में गिरावट आई है और टाटा एलेक्सी के भी नतीजे एक आध क्वार्टर पहले थोड़े बहुत डिसअपॉइंट किया था मार्केट को। उस वजह से हमने स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखी, स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 टू मेरे हिसाब से 6,000 कुछ लेवल और अब 6,700 पर कुछ स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि वो जो नतीजों में जो हमने सॉफ्टनेस देखा था उसको डाइजेस्ट करने के लिए और यहाँ से आगे अच्छा बेस बनाने के लिए शायद 6 महीना कम साबित हो सकता है। दूसरी चीज, टाटा एलेक्सी एक सॉर्ट ऑफ अ नीश उसका अप्रोच है आईटी में। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर ऑटो एज अ सेक्टर, तो वहां पर आउटलुक अच्छा है और मेरे हिसाब से आगे 1-1.5 साल के लिए अच्छा रह सकता है। तो मेरे हिसाब से उनको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाना चाहिए और मेरे हिसाब से टाटा एलेक्सी में बने रहना चाहिए। ठीक है, तो टाटा एलेक्सी में बने रहने की सलाह, लेकिन आपको थोड़ा अपना नजरिया जो है वो और आगे ले जाना होगा। अगले हमारे दर्शक हैं सेजल कुमार, असम से हैं और इनका सवाल है रामा स्टील और ट्यूब के 1,000 शेयर इनके पास हैं, लगभग 34 रुपए के भाव पे इन्होंने इससे लिया हुआ है, होल्ड करें या फिर सेल करें, ये सवाल पूछ रहे हैं। आदित्य बताएं क्या होगा आपका नजरिया। देखिए, रामा स्टील एक्चुअली एक आउट परफॉर्मर रहा है मेटल स्पेस में, बट रिसेंटली इसमें ज्यादा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन और आपको स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम लेवल टू लेवल एक व्यू बना के चलेंगे। अगर स्टॉक यहाँ से 33 का लेवल एक बार तोड़ता है तो इसमें वापस तेजी रिज्यूम हो सकती है, पर अगर स्टॉक 27 का जो सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो तोड़ देता है तो एक बार स्टॉक में से एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, और जो इन लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके क्या सलाह होगी? मैं कहूंगा अगर इसमें इन्वेस्ट करना ही है तो थोड़ा सा वेट कर ले। 33 का एक बार हाई तोड़े तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं और 3740 के फिर इसमें टारगेट बनते हैं। ठीक है, तो ये खास राय मिलती हुई आपको। बढ़ते हैं आगे। पुलकित हैं कोलकाता से और इनका सवाल है BDL के 200 शेयर इनके पास हैं। जी हाँ, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के 200 शेयर इनके पास हैं, 1020 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है, अगले 1-2 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। शर्मिला जी बताएं क्या करना चाहिए। So I don't really have a view for 2 months. तो ओवरऑल डिफेंस का स्टॉक है वो एज अ सेक्टर मुझे अच्छा लगता है। तो अगर वो 2 महीने से ऊपर अगर बने रहना चाहते हैं तो बने रह सकते हैं। तो नजरिया थोड़ा बढ़ाइए और यहाँ पर ज्यादा जो है वो लंबी अवधि के लिए आपको देखना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुमित जैन है LIC के 165 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 684 के भाव पे। हर शेयर पर जाहिर सी बात है फिलहाल नुकसान झेल ही रहे हैं, क्या करना चाहिए? आदित्य, फिलहाल LIC को लेकर सवाल बहुत आते हैं LIC को लेकर। करेक्ट। जब से ये आईपीओ आया है LIC का काफी पार्टिसिपेशन देखने को मिला था इस आईपीओ में, पर आप अगर चार्टिकली देखें तो स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। ऑलमोस्ट 916 के आसपास हाई बनाया था इसने आईपीओ के आसपास।
जब लिस्ट हुआ था। अभी स्टॉक 550 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि बुल मार्केट आएगी तो ये स्टॉक भी बढ़ेगा, पर इसमें ज्यादा तेजी के आसार नहीं दिखते हैं। तो मैं कहूंगा इसमें से स्विच करके बाकी जो इंश्योरेंस स्पेस में लीडर्स हैं वहां शिफ्ट किया जा सकता है। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, वहां पे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस का स्कोप बनता है। तो यहाँ से आपको निकलने की सलाह HDFC लाइफ और SBI के इंश्योरेंस स्टॉक्स में आपको निवेशित होने की सलाह मिलती हुई। बढ़ते आगे, राजेश हैं दिल्ली से और इनका सवाल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के इन्होंने 75 शेयर लिए हुए हैं और 2541 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है। होल्ड करें या फिर सेल करें? शर्मिला जी बताएं आगे क्या नजरिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए फिलहाल का मौजूदा प्राइस भी काफी ठीक है और उनको बने रहना चाहिए। हाल ही में उनके फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्जर के लिए अप्रूवल मिल गया है और उनके जो नए बिजनेसेस है उस पर नजर होनी चाहिए जो ये लेवल पे रिलायंस लेते हैं। सो वेदर इट इज फाइनेंशियल सर्विसेज, वेदर इट इज जियो, रिलायंस जो जियो प्लेयर, टेलीकॉम प्लेयर रिलायंस का, और रिलायंस रिटेल। तो मेरे हिसाब से अब जो स्टॉक में हम बढ़त देखेंगे वो नए बिजनेसेस किस तरह से परफॉर्म करते हैं और उनके नए प्लान्स किस तरह के रहते हैं उस पर नजर रहेगी। बिकॉज उनका जो पुराना बिजनेस है वो सबको मालूम है कि अच्छा चल रहा है और उसकी ग्रोथ अभी एक स्टेडी ग्रोथ स्टेट पर वो पहुंच गया है। तो मुझे लगता है कि जो अब नए इन्वेस्टर्स इसमें आते हैं उनको उनकी नजर जो उनका टेलीकॉम बिजनेस है, जो रिटेल बिजनेस है, जो हाल ही में उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस अनाउंस किया, उसके साथ साथ जो वो ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, कंज्यूमर बिजनेस में एंट्री की बात करते हैं, उस पर नजर होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से बने रह सकते। तो यहाँ बने रहने की सलाह, और आप दर्शकों के सवालों को यहीं हम रोकेंगे और कुछ खास जो एक्शन है खबरों की दुनिया में उसकी ओर बढ़ेंगे। ब्रिटानिया के नतीजे आने वाले हैं और ये नतीजे कैसे रहेंगे अनुमान के बता रही हैं हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला। ब्रिटानिया के ये टाइम के नंबर्स में हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आई की ग्रोथ अराउंड 15% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मे बी ये टाइम भी जो प्राइसिंग लेड ग्रोथ कंपनी देख रही थी प्राइस हाइक्स की वजह से, तो ये टाइम भी हम लोग एक्सपेक्ट करके प्राइसिंग लेड ग्रोथ ही होगा। प्राइसिंग ग्रोथ होगा अराउंड 10% के लगभग और वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 4-5% के अराउंड वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ब्रिटानिया से। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो बॉटम लाइन की ग्रोथ है अराउंड 33% एक्सपेक्टेड ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है अराउंड 500 क्रॉस पे। मार्जिन, इबिटा मार्जिन में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है 200 बेसिस पॉइंट भी एक्सपेंशन। तो ओवरऑल ऑब्वियसली ग्रॉस मार्जिन में भी एक्सपेंशन ही दिख रही है और मेनली ग्रॉस मार्जिन इबिटा मार्जिन की जो एक्सपेंशन दिख रही है वो क्यों है, क्योंकि क्या एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जो पाम ऑयल प्राइसेस वो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। वीट में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, शुगर में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, पर इतना मेजर इम्पैक्ट और करेक्शन पाम ऑयल में दिखा था, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन ये टाइम एक्सपैंड हो जाएगी। उसके अलावा कंपनी काफ़ी फोकस कर रही थी प्रीमियमाइजेशन पे, कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी ली थी, तो ये सब सपोर्ट करेगा मार्जिन को, ग्रॉस मार्जिन इबिटा मार्जिन दोनों को देखिए ये सब सपोर्ट करेगा वहाँ पे, और इसीलिए एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है मार्जिन में दिस टाइम अराउंड। फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर ग्रोथ, तो वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक क्या है कंपनी का, कमेंट्री क्या आ रही है रॉ मटेरियल कॉस्ट पे, प्रोग्रेस क्या है नए प्रोडक्ट्स का, आईसीडी कमेंट्री क्या है, और रूरल ग्रोथ ये कैसे शेप आउट हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये है अनुमान ब्रिटानिया पे। और चलिए एक बार फिर कुछ सवालों को ले लेते हैं। राहुल शिंदे हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से और इनका सवाल है स्पंदना के, जी हाँ एक बार फिर नाम ले लूँ, स्पंदना के 100 स्टॉक्स इनके पास हैं और 770 के लेवल पर इन्होंने ले रखे हैं। होल्ड करें या फिर सेल करें? आदित्य जरा राय दें इस पे। प्रशांत जी, ये स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है और ये स्टॉक ने काफी कंसोलिडेशन दिखाया है। सितंबर महीने से स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया था, 640 इसका मेजर हर्डल था। इस महीने में इसने ब्रेकआउट दिखाया है जो काफी पॉजिटिव साइन है। अगर 650 के ऊपर थोड़ा 1-2 दिन टिकता है तो ये स्टॉक में दमखम है कि वापस ये 700 750 के लेवल छू सकता है, तो तेजी की इसमें नजरिया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तेजी का नजरिया, खास राय आपको मिलती हुई। संजीव कुमार है अमृतसर से और इनका सवाल है क्रॉम्पटन ग्रीव्स के 10 शेयर इनके पास हैं 260 के भाव पे, होल्ड करें या फिर सेल करें, पूछ रहे हैं। शर्मिला जी जरा बताएं क्या होगी इनको सलाह। So is this Crompton Greaves consumer?
इन एनी केस मेरी बहुत पॉजिटिव राय नहीं है दोनों शेयर्स पर, तो मेरे हिसाब से निकल जाए। तो यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव राय नहीं है। और चलिए सवालों का सिलसिला यहीं रोकेंगे और अब आपका पसंदीदा सेगमेंट कमाई के वीआईपी शेयर्स कौन से हैं उनको जानते हैं। तो सबसे पहले आदित्य, मैं आपका रुख करूंगा, बताएं आज आपके पिटारे में है क्या? प्रशांत जी, आज मेरे पिटारे में सबसे पहला आएगा आईसीआईसी सिक्योरिटीज, जो बाजार में अभी वापस बाहर आई है। लोग काफी बाजार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफी खुशी का माहौल है, ऑप्टिमिज्म है बाजार में, और स्मॉल कैप मिड कैप बढ़ रहे। तो आपने देखा है कि एक्सचेंज के स्टॉक्स भी चल रहे हैं अच्छा खासा, जैसे बीएसई। और पहला स्टॉक एक्चुअली मैंने ब्रोकरेज हाउस कंपनी का लिया है, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, जिसमें काफी अच्छी वॉल्यूम देखने को मिल रही है, ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो 472.50 में बाय किया जा सकता है। 445 का टारगेट, 445 का स्टॉप लॉस और 520 से 550 का टारगेट। दूसरा स्टॉक है मेरा एचईजी। मेटल सेक्टर में एचईजी और ग्रेफाइट में आज वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 2 to 3x है फ्रॉम नॉर्मल एवरेज डे वॉल्यूम। तो इसमें कुछ पक रहा है और प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव है। तो 1182 में बाय किया जा सकता है, 1100 का स्टॉप लॉस और 1300 का टारगेट। तीसरा स्टॉक रहेगा बैंकिंग स्पेस और फाइनेंस स्पेस से, जहां आपको अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने को मिल रही है, चाहे वो लार्ज कैप हो, एनबीएफसी हाउसेज हो, या छोटे मोटे फाइनेंस के स्टॉक हो। तो मैंने इसमें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को चुना है, जिसको 75.15 में बाय किया जा सकता है, 75 का स्टॉप लॉस और 82 का टारगेट। बिल्कुल, तो आज आदित्य की चॉइसेस हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इसके अलावा एचईजी और इक्विटास फाइनेंस, यहाँ पर आपको नजर रखनी है। चलिए शर्मिला जी, आप बताएं आज आपकी चॉइसेस क्या हैं? मैं अमी ऑर्गेनिक्स रेकमेंड कर रही हूँ। ये एक फार्मा इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स प्ले है। फार्मा इंटरमीडिएट्स में उनका जो बहुत बड़ा उनका बिजनेस का हिस्सा क्रोनिक के एलिमेंट्स के जो दवाइयाँ है उनमें है, और ये रेवेन्यूज के हिसाब से एक अच्छा रहता है, क्योंकि इनकी देयर नीड डजंट सॉर्ट ऑफ एंड, क्योंकि ये क्रोनिक एलिमेंट्स रहती है। उसके साथ साथ उन्होंने एक थोड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए हैं, जैसे फॉर्मियन के लिए उन्होंने फिनलैंड के साथ एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और यूरोप प्लस वन जिसको कहते हैं बिजनेस, जहाँ पर यूरोप काफी कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट्स बाहर से लेने की देयर आउटसोर्सिंग हायर इंटरमीडिएट्स फ्रॉम आउटसाइड, तो उसमें एक माना जाएगा ये बिजनेस, तो वो एक एमी ऑर्गेनिक्स के लिए पॉजिटिव है। स्पेशलिटी केमिकल्स में थोड़ी उनके रिजल्ट्स में थोड़ी दिक्कतें थी, बट देयर आल्सो थिंग्स आर इम्प्रूविंग। उसके साथ साथ उन्होंने फिलहाल में एक बाबा फाइन केमिकल्स में थोड़ा हिस्सा लिया है। ये अच्छा है क्योंकि this will open up a new business for them, because Baba Fine Chemicals makes specialty chemicals for the semiconductor industry. तो उसमें एक उनका एक it will be like a new vertical for them. तो ओवरऑल आई थिंक अगले 2-3 साल इनके रेवेन्यूज और अच्छे रहने की उम्मीद है, तो आप ये स्टॉक ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 1200 फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो आज जो शर्मिला जी की चॉइस एमी ऑर्गेनिक्स, और इसी के साथ चलिए वीआईपी सेगमेंट के जरिए आपने जाना कि आखिर कहाँ रखनी है नज़र, कहाँ बन रहे हैं पैसे कमाने के मौके। फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपने मेहमानों का भी हम शुक्रिया करेंगे। आप देखते रहिए 18 आवर स्वदेश। नमस्कार।